हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और कल फ्रिक्शन तो हम लोगों ने ख़त्म कर ही दिया, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग के भी कई सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हो गए हैं। जैसे मतलब कई पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उनका बेसिक की बात करो, फिर थेरीज़ की बात करो, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन सीखा था, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का ही थोड़ा सा यूज़ करके जो ये थेरीज़ हैं, इन थेरीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थेरी देखी, बट वैलेंस बॉन्ड थेरी फेल हो रही थी तो उसको हाइब्रिडाइजेशन ने बचा लिया। बट कुछ चीज़ें थी जो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बता पा रहा था। तो आखिर वो क्या था जो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं प्रूफ कर पा रहा था, एक्सपेरिमेंटली नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो उस थ्योरी को समझाने के लिए मैं 3 एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे एक ले लो CH4, एक NH3, एक H2O। याद है आपको हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते थे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते थे Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और फिर Z की वैल्यू जैसे जैसे आती थी वैसे वैसे हम लोग डिसाइड करते थे। कैसे? हम लोग लिख देते थे 1s 3p और 5d, है ना। Z की वैल्यू 2 आती थी तो ऊपर से हम 2 उठाते थे, Z की वैल्यू 3 तो ऊपर से हम 3 उठाते थे, Z की वैल्यू 4 तो ऊपर से हम 4 उठाते थे और हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया करते थे। या फिर मैंने आपको टेबल बता के भी समझाया था, हर एक के नाम भी याद कराए थे कि sp आया तो लीनियर, sp2 आया तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, ठीक। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो ही लेक्चर में मज़ा आएगा। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, मतलब कल फ्रिक्शन का बनाया, बट फिर भी केमिकल बॉन्डिंग का काफ़ी दिन बाद आ रहा है, तो मे भी आपका थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेना। तो जरा हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकालो। अच्छा, Z क्या होता है? Z होता है सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब जोड़ेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसी को हम Z बोलते हैं। तो Z व्हाट? Z इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज Z, ठीक है। वरना आप लोग सोच रहे थे Z क्या है, लगता है खुद फॉर्मूला बनाए तो अपना नाम Z की जगह Z डाल दिए। ऐसा नहीं, देखो CH4 का निकालते हैं। Z इज इक्वल टू हाफ। सेंट्रल एटम कौन होगा इसके लिए? सेंट्रल एटम का सबसे बेसिक रूल क्या था? जो नंबर में कम होता है वो सेंट्रल एटम। तो 4H 1 कार्बन, कौन कम है? कार्बन। तो कौन सेंट्रल एटम? कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 2 पहले में दूसरे में 4। प्लस क्या नेगेटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब वो एटम्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, जैसे हैलोजेंस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हो गए मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे? 4। देखो हाइड्रोजन है तो 4 मोनोवैलेंट एटम है, तो जोड़ दो तो ये आ गया 8/2। तो Z की वैल्यू आ गई 4। अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि Z होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने उसमें बॉन्ड पेयर है, कितने उसमें लोन पेयर हैं? देखो यहाँ पे जो H है वो 4 है, 4 एटम्स है। तो 4 एटम्स कार्बन से 2 बॉन्ड से तो जुड़े नहीं होंगे। जितने एटम जुड़े हुए हैं किसी भी एटम से, सेंट्रल एटम से जितने भी एटम जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ बॉन्ड से जुड़े ही होंगे, है ना। तो ऐसे ही तो जुड़े रहेंगे नहीं कि हवा में ऐसे बस जुड़ गए। तो जितने एटम रहते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर रहते हैं, जितने एटम रहते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर रहते हैं। ये बात का ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी एटम से ज़्यादा बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, बट एटम से कम बॉन्ड पेयर कभी नहीं हो सकते। एटम से ज़्यादा बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, एटम से कम बॉन्ड पेयर नहीं हो सकते। कैसे? एग्जाम्पल ले लो ना, C2H2, इसमें देखो 3-3 बॉन्ड रहता है, 3-3 बॉन्ड है। देखो 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे, 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे, 6 बॉन्ड पेयर है ना। बट जो एटम है वो 2 ही है। तो यही मैं बोल रहा था, बट मोस्टली जितने एटम्स उतने बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड होगा। Z की वैल्यू 4 आई है तो ऊपर से 4 उठा लो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, जिसको हम लोग प्यार से बोलते थे टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ C ऐसा रहता है, मतलब टेट्राहेड्रल मतलब 4 पैर, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ बना रहा हूँ मैं।
ये बनाया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये मिनट क्या है, मिनट समझ लो डिग्री के बाद आता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। चलो NH3 की बात करते हैं। NH3 के लिए भी Z निकालोगे तो हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन क्योंकि वो नंबर में कम है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है 3, 5 + 3 8, 8/2 4, इसके लिए भी Z की वैल्यू 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसको भी प्यार से बोलेंगे टेट्राहेड्रल। यहाँ तक कहानी थी सेम। अब गड़बड़ क्या हुई कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, है ना। N जो कनेक्टेड होगा तो ये 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होंगे, बट इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक। तो अब समझ गए लोन पेयर को कैसे पता करते हैं कि इसके पास लोन पेयर है इसके पास नहीं। मतलब जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो सीधा आपको बोलेंगे इसमें 2 लोन पेयर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है। जैसे ट्रिक वगैरह की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ज़्यादातर लोग ऐसी ट्रिक बताते हैं कि इसमें 2 लोन पेयर, इसमें इतना बॉन्ड पेयर, लो हाइब्रिडाइजेशन ये। अब बच्चे को पता ही नहीं भाई लोन पेयर कैसे निकालते, क्या होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को पता रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं और Z की वैल्यू 4 है। Z क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर Z की वैल्यू 4 है और 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने होंगे, मैथमेटिकली भी निकाल लो, लोन पेयर 1 होगा और वो लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहता है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे रहता है, आप जानते हो, ठीक है। तो जरा बनाओ डायग्राम। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये बनाया लोन पेयर, ये बनाया नाइट्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये इसके लोन पेयर। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इन एटम्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 107 डिग्री का। मतलब एंगल 109 डिग्री नहीं रहा, 160 डिग्री हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ, सोचेंगे। पहले H2O का भी देख लेते हैं। अब समझ में आ गया ना ये क्या फालतू फालतू। हाँ, इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ऑक्सीजन पे सेंट्रल एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है और मोनोवैलेंट एटम 2 है। अब ये सब जान गए यार। Z की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसको भी प्यार से बोलेंगे टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है मतलब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे और साथ ही में जो 2 बच गया, जो 2 पेयर बच गया वो कौन सा पेयर होगा, लोन पेयर होगा, जो कि ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होगा। ये देखो लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर। मतलब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि Z की वैल्यू 4 है और Z होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर आपको कैसे पता चला 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स 2 तो बॉन्ड 2, सराउंडिंग एटम 3 तो बॉन्ड 3, ठीक। अब यहाँ पे 2 हो गया तो लोन पेयर की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो मतलब इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे। तो जरा बना लो इसको, ये देखो मैंने बनाया है ऊपर। तो ये ऑक्सीजन नैनो टेक्नोलॉजी छोटा सा बनाता हूँ मैं। तो ये आया पहला लोन पेयर, ये आया दूसरा लोन पेयर, ठीक। और अब की बार एंगल जो था वो हो गया यहाँ पे 105 डिग्री का। मतलब देख के तो ज़्यादा लग रहा है, इससे ज़्यादा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, मतलब मैंने थोड़ा गड़बड़ बनाया है। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि इसके बीच में एंगल आ रहा था 105 डिग्री, इसका एंगल आ रहा था 160 डिग्री, इसका एंगल आ रहा था 109 डिग्री। अब इसका जवाब ही नहीं दे पा रही थी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये था फेलियर। क्यों हो रहा था ये? तब थ्योरी आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है और रिपल्शन के कारण ही एंगल कम ज़्यादा होता है। कोई पूछे कि कहाँ रिपल्शन ज़्यादा कहाँ रिपल्शन कम, तो इसको एकदम लाल रंग से नोट करके लिख लो। नीट में सीधा सवाल आ सकता है। हाँ, नीट में ये सारे सवाल भी आ सकते हैं कि NH3 में कितना लोन पेयर होता है, H2O में कितना लोन पेयर होता है, CH4 में कितना लोन पेयर होता है। CH4 में तो होता ही नहीं ना, हाँ मतलब 0 होता है, ठीक। तो ये सारे सवाल सीधा भी आ सकते हैं, तो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट किया करो। हाँ, तो ये जो रिपल्शन था इसका ऑर्डर बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, देन बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा। कोई आपसे पूछे कि बेटा एक लाइन में बताओ व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो बोल देना सर ये लोन पेयर के बीच में बहुत रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और रिपल्शन होता है, मतलब इससे कम होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन होता है।
तो यहाँ पे देखो दो दो लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पे रिपल्शन कैसा होगा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद ये इसको दबा देगा, ये जो नीचे बॉन्ड पेयर है ये इन दोनों को दबा देगा, और दबाने की वजह से इन लोग करीब आ जाएंगे। क्या इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा? सबसे कम होगा ना, बॉन्ड पेयर है ये दोनों। तो जरा मैं इसको बता के आपको दिखाऊं, तो देखो बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये था ऑक्सीजन, ये था हाइड्रोजन, और ये था हाइड्रोजन। यहाँ पे एक लोन पेयर था, इसने रिपल्शन शुरू किया, तो ये लोन पेयर यहाँ पे चला आया। अब ये लोन पेयर यहाँ पे आया, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हुआ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हुआ, तो ये बॉन्ड पेयर जो था वो ऐसे रिपल हो गया, और ऐसे रिपल होने के बाद इनके बीच में जो एंगल था वो कम हो गया 105 डिग्री के पास। वैसे ही यहाँ की भी बात है, ये देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हुआ, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हुआ, जिसके वजह से इसने इनको दबा दिया, और दबाने की वजह से एंगल 160 डिग्री हो गया। यहाँ पे कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो रिपल्शन हुआ ही नहीं, तो एंगल ज़्यादा रहा। समझ में आया? यही है तुम्हारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर केसेस डिस्कस कर लेते हैं, इसको याद रखना। तो जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, ये हमें रिपल्शन के साथ साथ शेप के बारे में भी बता रही थी कि एटम का शेप कैसा होगा, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, इसके बारे में भी हमें कौन बता रहा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जबकि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ हमें ज्योमेट्री बताता था। ज्योमेट्री शेप क्या होता है, ठीक है, बता देते। तो देखो, ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, लिख लो, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ज्योमेट्री। जैसे NH3 का एग्जांपल ले लो, तो NH3 में यहाँ पे देखो 3 H थे और ऊपर एक लोन पेयर था, तो ये पूरी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ज्योमेट्री। बट जब शेप की बात आती है, तो शेप को हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम। इसको लोन पेयर से मतलब नहीं होता है, शेप को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है बॉन्ड पेयर से, अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम। तो मतलब ये लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप ज्योमेट्री को लिख सकते हो कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बट शेप इट इज ओनली डिपेंड अपॉन इट इज ओनली डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर। ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी बात कर लो, तो यहाँ पे लोन पेयर को गायब कर दो, आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब दिखाओगे तो ज्योमेट्री दिखेगी। क्लियर डिफरेंस समझ में आया? तो अगर हम लोन पेयर को छुपाए तो हमें शेप दिख रहा है। ये शेप कैसा है? ये शेप है पिरामिडल, ठीक है, पिरामिड की तरह है थोड़ा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पिरामिडल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि NH3 की ज्योमेट्री क्या है, तो बोलोगे टेट्राहेड्रल। कोई पूछे NH3 का शेप क्या है, तो बोलोगे पिरामिडल। अब CH4 की बात कर लो, तो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं था, ठीक, कोई लोन पेयर नहीं था। एक स्पेशल केस लिख लो, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अगर लोन पेयर 0 हुआ तो जो ज्योमेट्री होगी उसी को हम लोग शेप भी बोलेंगे। तो CH4 की ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, तो CH4 का शेप भी होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब H2O की बात कर लो, तो ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था? 2 हाइड्रोजन कनेक्ट किया था, यहाँ पे 2-2 लोन पेयर थे। तो टोटल तो हमने देखा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, पूरा अरेंजमेंट देख के हमें लगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप के लिए आप लोन पेयर छुपा दो। लोन पेयर छुपाओगे तो आपको ये एंगुलर दिखेगा, तो इसीलिए इसका शेप होता है एंगुलर, इसका शेप होता है पिरामिडल। और जब लोन पेयर 0 हो जाए, मतलब केस CH4 वाला हो जाए, तो वहाँ पे शेप हो जाता है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री हो जाता है शेप। ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तो शेप भी होगा टेट्राहेड्रल। ये केसेस समझ में आए? अगर लोन पेयर 0 हुआ तो ज्योमेट्री ही शेप होगी। क्यों? क्योंकि शेप डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे, ना कि लोन पेयर पे। तुम लोन पेयर 0 कर दोगे तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं आएगा, बॉन्ड पेयर जैसा होगा वैसा ही होगा। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है। आप बॉन्ड पेयर बढ़ाओगे तो उसका ज्योमेट्री चेंज होगा, लोन पेयर बढ़ाओगे उसका ज्योमेट्री चेंज होगा, बट शेप डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे। वो बोलते हैं लोन पेयर तू है कौन, तुम लोन पेयर को बढ़ाते जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर था, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, बट ये सिर्फ बॉन्ड पेयर से मतलब रखता है। बॉन्ड पेयर 2 था तो एंगुलर, बॉन्ड पेयर 3 था तो पिरामिडल, उसको देखा भी नहीं।
इज्जत ही नहीं उसकी शेप में, ठीक है। तो शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखा जाता है, ना कि लोन पेयर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद हम लोग शेप के अलग अलग नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अगर इसके ऊपर आपको बोर्ड में पॉइंट्स लिखने आया तो 3-4 पॉइंट्स आप याद रख के चलो, ताकि आप लोग वहाँ पे लिख सको। बहुत ही इजी थ्योरी है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, आपने समझ लो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सीख लिया है, बस नाम ही इसका इतना बड़ा है, थ्योरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिख लो क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट्स लिख लो, दिस थ्योरी गिव्स अस द, टेक्स्ट बुक भी एक बार रीड कर लेना क्योंकि कई सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर्ड रहते हैं 90%, बट 10% चीज़ें हो सकता है बीच में से कोई एग्जाम्पल, कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने ना लिखी हो, कोई ऐसी चीज़ जो टेक्स्ट बुक में अलग मीनिंग में दी हुई हो, मैंने उसको अलग तरीके से समझाया हो, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना। दिस थ्योरी गिव्स अस द रीजन फॉर वेरियस एंगल्स ऑन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्यों ऐसे अलग अलग एंगल्स रहते थे, उसके बारे में हमें ये VSEPR थ्योरी समझने में हेल्प करती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड tries to remain far apart from each other, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज मोस्ट एंड बॉन्ड पेयर इज लीस्ट। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो क्या आप कुछ और नई चीज़ें याद कराओगे? नहीं, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई है जस्ट उनको थ्योरी में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पेयर, अब इलेक्ट्रॉन के पेयर होते कितने, अरे 2 ही तो होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर का, ठीक। अब और लिख लो, इफ़ लोन पेयर इज 0, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जस्ट इसको वर्ड में अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इफ़ लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री इज शेप, आइदर, चलो जाने दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा, ठीक है। ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन Z बोले तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बट शेप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे, बट शेप डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर ओनली। ये लोन पेयर से मतलब ही नहीं रखता है, देखता भी नहीं है तुम कहाँ हो, अपने आप ही बता देता है, बस बॉन्ड पेयर को देखता है कि भाई आजा, अच्छा तू ऐसे लगा हुआ है, तेरा शेप ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें से जो भी इजी लगे याद कर लो, जैसे ये चीज़ें तो याद हो ही गई होंगी, लास्ट की कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग बॉन्ड पेयर होने पर अलग अलग शेप कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब समझ लीजिए आपका VSEPR ख़त्म हो गया है, बस फटाफट मैं सारे शेप्स के नाम बता दूँ मतलब चलेगा लेक्चर 1 घंटा ही चलेगा, बट चीज़ें बहुत आसान है अगर आपको उतना समझ में आ गया तो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। Z की वैल्यू हमेशा 2 से शुरू होती है, आप लोग जानते हो। यहाँ पे लिखेंगे हम Z, यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिखेंगे लोन पेयर, यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्री, यहाँ पे लिखेंगे शेप, यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट से सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं। अगर सपोज Z की वैल्यू 2 है और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री होती थी लीनियर। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता था sp
अब हाइब्रिडाइजेशन sp क्यों होता था, जाओ पिछले वीडियो में, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री ही शेप होगी, तो शेप भी इसका क्या होगा, लीनियर। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, लीनियर। अब सपोज दो जेड की वैल्यू 2 है, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। मतलब ये कैसा होगा, यहाँ पे सपोज ए आइटम है तो यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। तो ऐसी चीज को हम कुछ नाम नहीं बोलते हैं, तो आप इसको कुछ मत बोलो, ठीक है। शेप इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे कहने को लीनियर बोल सकते हो, लीनियर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ज्योमेट्री को आप लीनियर बोल सकते हो, बट शेप को क्या ही बोलेंगे, क्या है ये डैश कुछ नाम नहीं होता है, बट लीनियर बोल सकते हो। तो ये हो गया sp। हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, कुछ चेंज थोड़ी ना आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन z की वैल्यू पे डिपेंड करता है। z की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे z की वैल्यू 2, बॉन्ड पेयर 0, लोन पेयर 2। अरे भाई साहब, जब बॉन्ड पेयर ही नहीं है, बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बना होगा, और बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल कैसे बन गया, कुछ भी तो ऐसी गलतफहमी मत लाया करो। अब सीधा चलते z की वैल्यू 3 पे। तो जब z की वैल्यू 3 है, सपोज तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो वहाँ पे हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन होता था sp2 और ज्योमेट्री होती थी ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने, कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में एंगल भी मैंने बताया था 120 डिग्री होता है। और अगर लोन पेयर 0 है तो इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप सेम होंगे, तो शेप भी इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, सेम टू सेम डायग्राम यहाँ पे भी आएगा। अब सपोज z की वैल्यू 3 है, बॉन्ड पेयर 2 हो गए और एक लोन पेयर आ गया, तो ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ज्योमेट्री अभी भी वही होगी, ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, बस यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा और एंगल में डिस्टरबेंस आ जाएगा। अब ये जो लोन पेयर आया, ये इन दोनों बॉन्ड को दबा देगा, और दबाने के कारण ये एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और ये एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या ये सब हमें रटना है? अरे क्यों रटना है, आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा। क्या रट्टा मारना इसमें, मैंने खुद नहीं रट रखा है। ये 120 डिग्री रटा होगा आपने, क्यों रटना है? 3 है तो सर्कल कितना होता है 360 का, 3 से डिवाइड करो 120 आएगा ना, क्यों रटना है, ठीक है। तो शेप क्या होगा, शेप के लिए आप क्या करो, लोन पेयर को छुपा दो। देखो लोन पेयर को छुपाए तो शेप आपको दिख रहा है एंगुलर, तो शेप होगा इसका एंगुलर, या फिर कुछ लोग बेंट भी बोलते हैं, और वी शेप्ड भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन पे कुछ असर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 होगी। क्लियर हो रहा है? अब सपोज z की वैल्यू 3, एक ही बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर आ गए, मतलब अब की बार बॉन्ड सिर्फ एक ही बना है। सपोज ये कोई a मॉलिक्यूल है और इसमें दो लोन पेयर है, तो अब की बार ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो चेंज हो गई यार। अरे क्यों चेंज हो गई, ज्योमेट्री अभी भी वही होगी, ठीक है। ज्योमेट्री अभी भी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। चलो इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, ये दो लोन पेयर इसके पास आ गए और ये आ गया एक बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, सेम टू सेम कॉपी करना ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप पे फर्क पड़ेगा। अब लोन पेयर छुपाओ तो शेप कुछ भी नहीं है, तो आप इसको लीनियर बोल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पे कोई असर कुछ नहीं, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, बस समझ के रखना है। चलिए अब फटाफट मेरे लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप, ये क्वेश्चन है आपका, और फटाफट मुझे आंसर बताते जाइए, और इसी में आपके मैक्सिमम PYQs भी कवर हो जाएंगे। आप बोलते हो केमिस्ट्री में आप PYQ क्यों नहीं कराते, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस आपको कराता हूँ केमिस्ट्री में उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम। कभी आप PYQ बुक ओपन करके देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सारे क्वेश्चन तो मुझे हलवा लग रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ले लो, चलो NH3 ले लो। NH3 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री बताओ। SO2 का बता दो, HNO3 का बता दो, ठीक, इतने का बता दो बस, पहला, दूसरा, तीसरा। NH3 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है 3, तो Z की वैल्यू आ गई 4, Z की वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 मतलब sp3, ठीक है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। अब sp3 होने पर ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक,
अच्छा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी निकालते चलते हैं। तो अगर Z की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसलिए Z की वैल्यू 4। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर को छुपाओगे तो आपको शेप दिखेगा पिरामिडल। याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, अरे दिखाया था ना NH3 बना के, वहां पे लोन पेयर मैंने छुपाया था पिरामिडल। SO2 की बात कर लो तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है सल्फर, और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई थिंक 6 होते हैं, राइट। मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 6/2 3। अगर Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। 2 ऑक्सीजन है, मतलब बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर कितना होगा फिर 1 होगा। अगर लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है तो शेप होता था बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप्ड, ठीक। तो इसको एंगुलर ही लिखते हैं, एंगुलर ज़्यादा बेटर है। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री अभी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है Z पे, और Z की वैल्यू है sp3, मतलब Z की वैल्यू 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। बट शेप के लिए हमें लोन पेयर देखना होगा। एक लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को छुपा लो। SO2 कैसा दिखता होगा, ऐसा। तो ये लोन पेयर छुपा लो, लोन पेयर छुपाओगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि इसका शेप है एंगुलर। HNO3 की बात कर लो अब। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे तो कभी सेंट्रल एटम होते नहीं है एज यू नो, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं, एक मोनोवैलेंट एटम, मतलब हाइड्रोजन 1 है, 5 + 1, तो ये 3 हो गया। अगर ये 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। बॉन्ड पेयर कितने होंगे यहाँ पे, आई थिंक तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन 3 है और एक हाइड्रोजन भी है, तो वो आगे चल के ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, उसकी बात नहीं करनी। तीन ऑक्सीजन एटम है तो बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। लोन पेयर जब 0 होता है तो ज्योमेट्री शेप के बराबर होती है, इसका मतलब अब की बार ज्योमेट्री और शेप दोनों ही होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। चलो कई क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब आगे देखते हैं। जब Z की वैल्यू 4 हो, हमने 3 तक देख लिया, अभी आपको 6 तक देखना है। चलिए तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। Z, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। मजा आ रहा है ना थियरीज में। बिलीव मी, जब शुरू में मैंने इसको पढ़ा था, मतलब क्लासेस में पढ़ा रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे मतलब शुरू में मेरे को लग रहा था यार क्या किए जा रहे कब से, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, एंगल, क्या है ये सब, कैसे रटूंगा मैं। बट बिलीव मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और आज जब मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ाने में। वैसे ही आपको भी मज़ा आएगा जब एक बार ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो Z की वैल्यू जब 4 है तो पहले देख लेते हैं, अगर चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो ज्योमेट्री आप जानते हो टेट्राहेड्रल होती है। तो जब लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री ही शेप होती है, तो शेप भी होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। CH4 वाला ऐसा 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 ऐसा, है ना। एंगल कितना होता है, एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। आई होप आप हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख के आए हो, नहीं देखे हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब Z की वैल्यू 4, सपोज एक बॉन्ड पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो भी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। फिगर कैसा दिखेगा अब, C नहीं, NH3 है ना इसका एग्जाम्पल, तो N, ये देखो एक लोन पेयर आ गया और 3 है यहाँ पे H। तो अभी भी शेप, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है, बट शेप देखने के लिए हम लोन पेयर छुपा देते हैं। लोन पेयर छुपाया तो ये हमें पिरामिडल दिख रहा है, तो शेप होता है तब पिरामिडल। कब, जब लोन पेयर 1 हो जाए और बॉन्ड पेयर 3 हो जाए, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अरे क्या रटा रहे हो आप, रटाना क्या है इसमें, मतलब समझना क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या मतलब ये सारी चीज़ें मुझे रटी हुई है, कुछ नहीं रटा हुआ है, मुझे बस Z की वैल्यू पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और उसका नाम क्या होता है, ज्योमेट्री, वो पता है बस। शेप वेप मैंने रटा ही नहीं है, देख के समझ जाता हूँ मैं, ठीक। Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो सपोज यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, जैसे ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल था, तो ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल हमने देखा था। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए थे और इन लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इन दोनों का ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दब गए थे। और अब लोन पेयर को छुपाओ तो शेप दिखेगा, तो शेप दिख रहा है एंगुलर। खुद ही आप लोग बोल रहे होगे, जिनको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनका दुख समझ रहा हूँ मैं, लेकिन जिनको समझ में आ रहा होगा वो लोग खुद बोल रहे होंगे कि हाँ एंगुलर शेप है और हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलो 4 तक हो गया, हमें 6 तक जाना है।
चलिए हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 Z की वैल्यू एक बॉन्ड पेयर, नहीं, 3 लोन पेयर किसी के ऊपर नहीं दिखाई देंगे आपको, तो वो केस आपको नहीं देखना है, मुझे देखना है। देख लो भाई 4 1 3, तो उसमें एक ही बॉन्ड पेयर होगा, ज्योमेट्री तब भी टेट्राहेड्रल होगी और शेप को तब लीनियर बोल सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन तब भी sp3 होती है। बट ये फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। तो CH4 और H2O का आप लोग बता दो खटाखट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कार्बन में होते हैं 4 है यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, 4 + 4 8, 8/2, 8/2 आएगा 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और Z जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे 4 सराउंडिंग एटम ऑलरेडी हैं और Z की वैल्यू भी 4 है, तो इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे 0 है, और अगर लोन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों के दोनों सेम होंगे, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही होंगे टेट्राहेड्रल। हमने हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर दी। इसके बारे में बात कर लो, इसका क्या होगा, Z होगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम दैट इज 2, तो 8/2 आएगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो सॉरी जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बट अब की बार 2 ही सराउंडिंग एटम है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 हैं और Z की वैल्यू 4 है, तो लोन पेयर कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये एटम कुछ ऐसा आपको दिखता होगा, है ना। तो इनको छुपा लो। अब आपको शेप कैसा दिख रहा है, शेप दिख रहा है बेंट। ऐसा घटिया मत लिखना मेरी तरह, आप लोग आराम से लिखना। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, शेप इज इक्वल टू बेंट, एंगुलर। ठीक, तो आप लोग अच्छे से लिखना, बेंट भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एंगुलर रिफर करता हूँ। ठीक, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरी तरह मत लिखना, वरना कल को सोचोगे टेट्राहेड्रल क्या है, ज्योमेट्री थी या शेप था, ये एंगुलर शेप था या ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, अरे लोन पेयर Z कहाँ से आ गया, Z होता क्या है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाओगे तो ही काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम केसेस देख लेते हैं जब Z की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं Z की वैल्यू जब 5 होती है तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिड, ओके, ज्योमेट्री, आज ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन, तो इनकी बातें कर लेते हैं हम लोग। तो अगर Z की वैल्यू 5 है, सपोज पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो आप लोग जानते हो तब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और sp3d पे हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये अगर आपको तस्वीरें आपने देखी होगी पिछले लेक्चर में तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये कुछ ऐसा दिखता है। कोई यहाँ पे एक एटम है, सपोज एटम A है, तो यहाँ पे 3 एक्सियल पोजीशन होती है, ये जो आजू बाजू ये है एक प्लेन में जो पोजीशंस है इनको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिन करना होगा। ये जो 3 आपको दिख रहा है ये है एक्सियल पोजीशन, XYZ की तरह। ठीक, एक्सियल पोजीशन, और ये 2 होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और आजू बाजू को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अब ये आप क्यों बता रहे हो, अरे कुछ तो यूज़ होगा, फालतू में थोड़ी ना बता रहा हूँ फालतू में कुछ बताता भी नहीं हूँ। तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो शेप भी होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, स्पेलिंग। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ये भी आप लोग साइड में लिख लो, चलो मैं ही लिख देता हूँ, अरे भाई साहब, बाय पिरामिडल। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ऑक्यूपाई करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will occupy equatorial position
ठीक, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बस और कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, इतनी ही बातें हैं, अब टेंशन मत लो इतना। अब सपोज जेड की वैल्यू अभी भी 5 है, अब एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को कहाँ रखे? तो याद रखो लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पे हम लोग डालते हैं। ठीक, लोन पेयर कहाँ हमेशा जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे। तो ये आ गया लोन पेयर, देखो एक्सियल पोजीशन पे। ज्योमेट्री अभी भी होगी, क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसका शेप देखना इतना आसान नहीं है। तो इसका शेप आपको अगर देखना है तो इस एटम को थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। तो सपोज ये एटम हमने टेढ़ा कर दिया, तो ये ए और ये नीचे 2 और ये एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ से जब आप लोग देखोगे तो इसका शेप आएगा सीसॉ, तो इसलिए इसका शेप होता है सीसॉ। ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d, और ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगी। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट। ठीक, चलो लास्ट नहीं, एक और इसके बाद 5 3 2। जब अब 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, और ये ऊपर ऊपर नीचे। ठीक, ज्योमेट्री तो अभी भी होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट अगर आपको शेप देखना है, शेप अगर आपको देखना है तो इसको फिर से आप लोगों को टेढ़ा करना होगा। मतलब इसको थोड़ा सा आप ऐसा करिए तो आप लोगों को ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो गए 2 लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये टी शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसका शेप होता है टी शेप, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई 5 3 2 तक। अब एक लास्ट बचा है 5 2 3, और फिर 5 1 4 ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो अब बात करते, जब ये 5 है, बॉन्ड पेयर 2 हैं और 3 3 लोन पेयर आ गए हैं, तो भी ज्योमेट्री पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री तब भी होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर हम लोग तो जानते हैं कि जो लोन पेयर होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। तो ये एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, और ये ऊपर नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे आ गया बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर को अगर छुपाओ तो शेप दिख रहा है लीनियर। अब 2 बॉन्ड पेयर है तो शेप लीनियर होता है ना, ये तो आप लोग जान ही चुके हो इतनी देर में। और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी रहेगी sp3d। ठीक, अभी लास्ट में मैं आपको शेप का भी लिख के दे दूंगा कि अगर बॉन्ड पेयर 2 रहता है तो शेप ये रहता है, बॉन्ड पेयर 3 रहता है तो शेप ये रहता है, वो मैं लास्ट में आपको लिख के दे दूंगा। बट वो हर बार काम आए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज बॉन्ड पेयर 3 है, अब बॉन्ड पेयर 3 है तो आप एक NH3 वाला एग्जाम्पल देखे हो जिसमें आप बोलोगे पिरामिडल, बट इससे पहले भी आपने एक एग्जाम्पल देखा। कौन सा एग्जाम्पल देखा? ये वाला। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसा 3 बॉन्ड पेयर इसमें भी है। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर इसमें भी है, बट 3 बॉन्ड पेयर होने के बावजूद इसका शेप है टी शेप। तो हर जगह वो सारी ट्रिक्स काम नहीं आती, इसीलिए ट्रिक्स के पीछे ना भागकर आप कंसेप्ट को सीखो अच्छे से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि बॉन्ड पेयर 2 रहने पर हमेशा यही रहे, 3 रहने पर हमेशा यही रहे, ज़रूरी नहीं है वो। अब 4 रहने पर आपने सीसॉ देखा, अब ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सीसॉ रहे। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। और क्वेश्चन है PF3, पहला क्वेश्चन है PF3 Cl2, और दूसरा क्वेश्चन है Xenon XeO3F2, और लास्ट क्वेश्चन है XeF2। तो फटाफट आप लोग इनको सॉल्व करो, फिर मैच करो कि क्या आपका आंसर सही था या गलत था। कर लिए सॉल्व? ठीक है, तो सबसे पहले PF3 Cl2 का निकालते हैं। Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है P, कैसे पता चला? क्योंकि वो सबसे कम है, ये 3, ये 2 और ये 1, तो ये हो गया 5। मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 3 क्लोरीन 2, तो मोनोवैलेंट एटम 5 + 5 2 10/2 आया 5, और Z की वैल्यू 5 रहने पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और अब की बार सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे 5 एटम है ना,
फास्फोरस को पांचों एटम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। कैसे? देखो 3 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है, तो शेप का भी आंसर सेम टू सेम आएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। बाय पिरामिडल लिख दिया, अच्छा, बाय पिरामिडल। इसकी बात कर लो तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जेनन होगा और इसमें नोबल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम में, सॉरी वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन 3 है, फ्लोरीन 2 है, तो 8 + 2 आया 10/2, तो ये आया 5। तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3d, फिर से ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और फिर से क्या, फिर से बाय पिरामिडल। क्या हो रहा है आज, ठीक है। तो फिर से जो आपका ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, और यहाँ पे 5 एटम ऑलरेडी है, तो जेड की वैल्यू भी 5 है और 5 एटम भी है, तो मतलब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर 0 है, तो फिर से जो शेप होगा वो सेम ही होगा। इसकी बात कर लो तो z = ½ इंटू फिर से 8, फ्लोरीन 2, तो 8 + 2 ये आया 10/2, तो ये आंसर आया 5। बट अब की बार सराउंडिंग एटम 2 ही है, सराउंडिंग एटम 2 है मतलब बॉन्ड पेयर 2 है, z की वैल्यू 5 है मतलब लोन पेयर 3 है। अरे z क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर 2 है, z की वैल्यू 5 है, तो लोन पेयर 3 होगा ना, और 2 ही बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 3 है, तो आपको शेप में जाना होगा। और आप जानते हो जो लोन पेयर होता है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो इसका केस मैंने लास्ट में दिखाया था जहाँ पे 5 2 3 वाला केस था, तो वहाँ पे शेप आया था लीनियर, और ज्योमेट्री अभी भी रहेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बाय इतनी गलतियां तो मैंने कभी नहीं की थी स्पेलिंग में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, z की वैल्यू 5, ज्योमेट्री ये, शेप ये, अच्छे से लिखना, ठीक है। चलिए तो फिर से देखते हैं हम लोग z, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। तो z की वैल्यू जब 6 है, बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, तो आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और ज्योमेट्री मैंने बताई थी ऑक्टाहेड्रल, और लोन पेयर क्योंकि 0 है तो शेप अभी भी होगा ऑक्टाहेड्रल। अब इसका डायग्राम मेरे बस का नहीं है, तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देख लो अच्छे से, ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गई ज्योमेट्री, ये हो गया शेप। अब सपोज 6 ये है, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो इसमें जो आपका ज्योमेट्री होगा वो तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। आई थिंक मुझे बनाना ही होगा, तो ज़रा मैं वीडियो पॉज करके बनाता हूँ, ठीक है। जल्दी बन गया, कोई भारी नहीं था। तो ऐसा शेप होता है ऑक्टाहेड्रल का, और इसमें देखो एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप जो होता है वो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी रहेगी sp3d2, ठीक। टेंशन मत लो, टॉर्चर बस खत्म होने वाला है। अब सपोज z की वैल्यू 6 है, bp की वैल्यू 4 है, lp की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर लोन पेयर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और अब की बार लोन पेयर यहाँ भी आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे शेप अब की बार चेंज हो जाएगा आपका, अब की बार शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, शेप होगा आपकी बार स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी रहेगी sp3d2। हाँ, तो यहाँ पे टॉर्चर खत्म होता है। बस इतने ही केसेस थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, समझ के रखना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो चीज़ें तुरंत भूल जाओगे, समझ के रखोगे तो चीज़ें कभी भी कोई पूछेगा खट्ट से बता दोगे कि इसका जवाब ये था, इसका जवाब ये था, समझ रहे हो। तो चीज़ों को रट्टा मत मारो, उनको समझो। जैसे यहाँ पे 1 लोन पेयर आया तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर आ गए तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। स्क्वायर प्लेनर ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन था और ऊपर नीचे लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर को गायब किया गया, तो ये पूरा एक प्लेन में एक स्क्वायर की तरह दिख रहा था। लोन पेयर को अगर आप छुपाओगे तो ये पूरा जो चारों बॉन्ड पेयर है ना, ये एक प्लेन में स्क्वायर की तरह दिखेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर कहा गया।
अब अगर इस लोन पेयर को छुपाओगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिखेगा, बट नीचे जो एक और बॉन्ड पेयर है उसकी वजह से ये आपको पिरामिडल दिखेगा। ठीक, देखो ये प्लेन में आपको ये स्क्वायर दिखेगा और नीचे पिरामिडल दिखेगा, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल कहा गया। मैंने भी शेप को नहीं रटा, मैंने बस हाइब्रिडाइजेशन पे क्या ज्योमेट्री होती है वो रटी, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं रटा है मैंने। ठीक, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ के रखनी है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अब इसके भी ऊपर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, टेंशन मत लो, वीडियो अभी एंड नहीं हो रहा है। तो इसके बाद बुक निकालना, PYQs निकालना, सॉल्व करके देखना, VSC PR का एक एक क्वेश्चन हिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तुमसे। ठीक है, चलो लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसके भी। ठीक, तो क्वेश्चन सेम है आपके, क्वेश्चन है फाइंड द लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप। ठीक, किसका पहले SF6 का पता करो और फिर XEF4 का। ये दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, और एक Z की वैल्यू 7 रहने वाला बच्चा रह गया है तो उसको भी मैं दिखाई देता हूँ। अरे डरो मत, इसमें कोई केस नहीं है, इसमें कोई केस ही नहीं है। ज्योमेट्री, शेप, वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है, इतना ज़्यादा आगे उन लोग जाते नहीं हैं, बट क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सारे कंसेप्ट कवर नहीं हुए। तो ठीक है, देख लो, अगर Z की वैल्यू 7 रही, बॉन्ड पेयर 7 रहा, लोन पेयर 0 रहा, तो ज्योमेट्री मैंने बताई थी पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है। भूल गए? पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। ठीक है, सॉरी sp3 और एक और d3 होता है, sp3d2 तो पिछले वाले में था। ठीक है, शेप क्या होगा, लोन पेयर 0 है तो शेप भी सेम होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये लास्ट केस है, इसको भी लिख लो। अब इसमें लोन पेयर वाले की झंझट नहीं आती, इतना आगे आपको नहीं जाना है, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, उनको भी पढ़ना है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा आगे लोग नहीं जाते हैं। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। Z = ½ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के? मुझे लगता है 6 होते हैं, आपका पता नहीं। फ्लोरीन 6 है, मोनोवैलेंट एटम है फ्लोरीन। 6 + 6 12, 12/2 6। हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। और देखो 6 एटम ऑलरेडी है यहाँ पे, और Z की वैल्यू भी 6 है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 है और लोन पेयर 0 है। अरे भाई, Z की वैल्यू 6 है, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 6 है। कितने एटम सराउंडेड हैं? 6, तो 6 के 6 एटम बॉन्ड से सराउंडेड होंगे ना, तो 6 बॉन्ड है यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, इसीलिए जो शेप होगा वो भी सेम होगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। इसकी बात कर लो, Z = ½ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। Xc के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, नियन मतलब नोबल गैस है, 8 + 4, तो 8 + 4 आया 12, तो 12/2 आया 6। और अगर 6 है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो इसका शेप क्या होगा वो अभी कह नहीं सकते, कहना पड़ेगा, देखते हैं। 4 फ्लोरीन सराउंडेड है, मतलब बॉन्ड पेयर 4 है, और Z की वैल्यू 6 है। Z की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर 4, इसका मतलब लोन पेयर आएगा 2। और अगर लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 4 है तो इसका केस हमने देखा था, आई थिंक स्क्वायर प्लेनर आता है इसका शेप, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ बढ़िया बातें थी जो आपको पता रहनी चाहिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सीधा आंसर दे पाओ। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? जेई में आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ XeF4, या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ PF3Cl2, या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ CH4। नीट में सवाल पूछेगा हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन NH3, हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन H2O, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन CH4। तो ये हलवा चीज़ें हैं, बट आप लोगों को तभी तक हलवा लगेगा जब तक ये लेक्चर देख रहे हो। बुक बंद करके नहीं रिवाइज करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। एक फैक्ट है, पता नहीं कहाँ सुन लिया था मैंने, बट उस फैक्ट के हिसाब से मतलब मैंने भी आजमाया है कि आप नोट्स बनाने के बाद ही, अगर नोट्स बनाने के 7 दिन के अंदर आप उसको 2 बार पढ़ लो तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर बाद में रिवीजन आसानी से होता है। और अगर नोट्स बना के भूल गए तो वो ज़्यादा भारी पड़ता है फिर बाद में। ठीक है, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं आप पढ़ते हो, आप नोट्स बनाते हो ताकि उसका इस्तेमाल करके आगे रिवीजन करो, किसी और को पढ़ा सको। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से लिखना है और समझना है। कोशिश करो चीज़ों को समझाने की, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझाओगे तो वो और क्लियर होती हैं आपको तब तक
मतलब जब तक आप किसी को समझा नहीं सकते कोई कंसेप्ट, तब तक आप नहीं बोल सकते कि आपको वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से आता है। हालांकि समझाने के बाद भी नहीं बोल सकते कि अच्छे से आता है, बट स्टिल समझा दिया आपने तो जिसने नहीं समझाया है उससे तो बेटर आता है आपको वो कंसेप्ट। क्योंकि जब किसी को आप समझाते हो तो आपके मन में भी डाउट आता है कि यार ये तो ऐसा भी हो सकता था, कहीं स्टूडेंट्स पूछ ना ले कि ऐसा क्यों। जैसे मेरे भी मन में आता है, अब मेरे सारे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है, आई ऑल्सो नो, तो मेरे भी मन में कभी कभी आता है, तो मैं तुरंत वीडियो रोकता हूँ, पहले अपना डाउट क्लियर करता हूँ, फिर अगले दिन वीडियो कंटिन्यू करता हूँ वो कारण के साथ। तो जब किसी चीज़ को समझाओगे तो वो बेटर आपको समझ में आती है। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटते रहिए और पढ़ाई करिए, मोबाइल की चीज़ों में ज़्यादा बर्बाद मत होइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि लास्ट थ्योरी होगी, और उसके बाद डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब डाइपोल मोमेंट के बाद बोर्ड का तो खत्म हो जाएगा, बट नीट और जेई का डाइपोल मोमेंट भी आगे चलेगा। ईजी है, टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।